शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, लगातार नए हाईज बना रहा है। बीते एक साल में निफ्टी ने करीब 21% का रिटर्न दिया है। पर गौर करने वाली बात है कि इस बार की तेजी में न्यू एज कंपनीज में यानी नए जमाने की कंपनियों में भी बड़ा एक्शन देखने को मिला, जैसे कि पेटीएम, जोमैटो, पीबी फिनटेक, कारटेड इत्यादि। पर क्या नए जमाने के शेयरों में निवेश करना सही होगा? क्या इनके कारोबार में आ रहे सुधार पर भरोसा करना चाहिए? अगर हां तो किस हद तक? और अगर निवेश करना भी है तो नए जमाने की कौन सी कंपनी सबसे बेहतर है जहां पर निवेश कर सकते हैं? नमस्कार, स्टॉक्स मुकाबला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और आज के स्टॉक्स मुकाबला में हमारा फोकस दो नए जमाने की कंपनियों पर रहने वाला है। और इसमें मेरी मदद करने वाले, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे एक यंग टैलेंटेड सहयोगी शौर्य बिश्नोई मेरे साथ मौजूद हैं और इनके साथ ये मुकाबला होने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। शौर्य, आप कितने एक्साइटेड हैं? जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आज मज़ा आ जाएगा। चलिए, मज़ा आने वाला है क्योंकि आज दो नए ज़माने की कंपनियां हैं जिस पर आज हमारा फोकस रहने वाला है। तो आपको बता देते हैं, जो दो नए ज़माने की कंपनियां हैं, जो न्यू एज कंपनीज हैं, वो हैं पेटीएम और नायका, जिनके बीच होगा आज का स्टॉक्स मुकाबला। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पैरामीटर्स की, उन पैमानों की जिसके बेसिस पे आज ये मुकाबला होने वाला है, जो कि बहुत ही एक्साइटेड रहने वाला है। आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हम पेटीएम और नायका की जब बात करेंगे तो इनके बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, साथ ही इनके कारोबार की खूबियां क्या है, ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या हैं, उनके ऊपर भी फोकस करेंगे। इनफैक्ट ये जो दो पॉइंट्स हमने चुने हैं, पहले मैं इसी के ऊपर फोकस कर लेता हूं, फिर आगे पैरामीटर्स जो हमने डिसाइड किए हैं उसकी बातचीत करेंगे। शौर्य, पहले तो ये बताइए कि ये जो पेटीएम नायका की जब बात होती है तो क्यों इनको चुना गया है? बिजनेस मॉडल और कारोबार की जो खूबी और ग्रोथ के ट्रिगर्स की हम बात कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? जी, सबसे पहले तो संजीव जी बहुत बहुत थैंक यू यहाँ मुझे ऐसे इनवाइट करने के लिए, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए। आज मजा आने वाला है इस मुकाबले में। तो चलिए, अगर हम बात करें तो पिछले 5-6 साल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से इंटरनेट बहुत तेजी से ग्रो हुआ है पूरे इंडिया में और स्टार्टअप कंपनियां आई हैं। सबसे पहले तो ये कि काफ़ी ऑलमोस्ट हर किसी को इंडिया में आधार कार्ड मिल गया, जिससे आइडेंटिटी मिल गई। उसके बाद बहुत लोगों को जन धन अकाउंट बने, जिससे वो सारे फॉर्मल सेक्टर के पार्ट बन गए और वो फॉर्मलाइजेशन में पार्ट होने लगे। उसी के साथ साथ जो इंटरनेट की कॉस्ट है काफ़ी तेजी से घटती हुई नजर आई है। अभी नंदन इलेक्ट्रिक ने एक रिसर्च करी थी, 2016 में 1 GB इंटरनेट यूज करने के लिए आपको 75 रुपये देने पड़ते थे और अब 2022 में वो कॉस्ट हो गई है खाली 7 रुपये। साथ ही साथ अगर हम इंटरनेट यूजर्स की बात करें, जो स्मार्टफोन है जिन लोगों के पास, 2016 में लगभग 20% पॉपुलेशन के पास स्मार्टफोन थे, अब 66% पॉपुलेशन के पास स्मार्टफोन है। तो इसी सारे कारणों की वजह से जो कॉम्बिनेशन है, एक बहुत तेजी से हमें पूरे एक स्टार्टअप इकोनॉमी में, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और काम वो वही कर रहे हैं जो पुरानी कंपनी करती है, लेकिन तरीका बदल गया है, तरीका नया है। तो इंटरनेट पे काम हो रहा है, नए जमाने से काम हो रहा है, जिस वजह से हम इन्हें स्टार्टअप्स बोलते हैं या नए जमाने की कंपनियां बोलते हैं। नई ग्रोथ ये लेकर आई हैं अपने साथ। और जो दो कंपनियां सबसे प्रॉमिसिंग हैं उनको ही आज हमने चुना है। इसीलिए हमने बाकी सारी कंपनी को छोड़ के पेटीएम और नायका पे फोकस किया है। जो बाकी पैरामीटर्स है उसमें आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसे हम हमेशा मुकाबला में बात करते हैं, इन दोनों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह का है, वित्तीय प्रदर्शन पे हम बातचीत करेंगे। इन दोनों शेयरों ने अभी तक किस तरह का रिटर्न दिया है उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। इसको हम कंपेयर भी करेंगे बाजार से भी, यानी कि निफ्टी से किस तरह का इनका मेल खाता है, क्योंकि इनका लिस्टिंग इतिहास बहुत बड़ा नहीं है। 2021 में नवंबर में दोनों कंपनियां लिस्ट हुई थी, तो उसी समय से हम निफ्टी को भी आपके सामने रखेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस बाजार का रहा है और इन दोनों शेयरों ने कैसा परफॉर्म किया है। और उसके साथ साथ लिस्टिंग से लेकर अब तक इन दोनों कंपनियों के लिए एक अच्छा एक खराब इवेंट ऐसा कौन सा है, उसको भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जिसका शेयरों के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है। ब्रोकर्स की राय अब क्या बन रही है, जो पूरा बाजार में रिकॉर्ड हाई बने इन शेयरों ने जो परफॉर्म किया, उसके बाद इन लेवल से वैल्यूएशन किस तरह के हैं और ब्रोकर्स किस तरह की अपसाइड बता रहे हैं, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। और आखिर में एक्सपर्ट की राय लेंगे और इस मुकाबले के नतीजे की ओर बढ़ेंगे। इसका जो फैसला है वो भी आपके सामने हम रखेंगे। तो चलिए, जब एक्सपर्ट की बात हुई है तो आपको बता देते हैं कि आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो है मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी, और उनसे राय लेंगे और फिर इस मुकाबले का जो विजेता है उसको भी घोषित करेंगे। अरुण सर, मनी 9 पर आज आपने समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते संदीप।
सर मैं आपके पास आऊँगा, काफ़ी सारी बातचीत है जो आपके साथ मैं करने वाला हूँ नायका और पेटीएम को लेकर, लेकिन आज का मुकाबला जो है उसको शुरू करते हैं और एक एक करके जो पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, जिन पैमानों पे ये मुकाबला होने वाला है, वो आपके सामने रखना शुरू करते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि बिजनेस मॉडल, दोनों कंपनी को जो बिजनेस मॉडल है वो आपके सामने रखेंगे। मैं आपको पेटीएम के बारे में बताऊंगा और शौर्य आपको नायका के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अब जब पेटीएम के बिजनेस मॉडल की बात आती है, इसके बिजनेस सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो 3 मुख्य सेगमेंट्स हैं जो कि आपको पेटीएम में नजर आएंगे। पहला तो है पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि इसके कारोबार का करीब 79% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विस, इसमें 21% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है और इनका एक अन्य सेगमेंट है जहां पे करीब 0.25% के आसपास का आपको कंट्रीब्यूशन नजर आएगा। अब ये तीनों सेगमेंट्स हैं, उसमें भी आप देखेंगे सब सेगमेंट्स हैं। जो पहला पॉइंट है जिसमें पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो पेमेंट सर्विसेज टू कंज्यूमर्स, यानी कि जो ग्राहक हैं, आम आदमी मेरे और आपके जैसे, जो कि कोई भी सामान खरीदने जब जाते हैं तो उसको पेटीएम से पेमेंट कर अपना सामान खरीदते हैं, तो ये वो वाली बात होगी। पेटीएम सर्विसेज, पेमेंट सर्विसेज टू मर्चेंट्स, यानी कि जो मर्चेंट है, जो कारोबारी है जिससे आप सामान खरीदते हैं, उसके पास आप देखेंगे एक पेटीएम का बक्सा होता है, जो साउंड बॉक्स जिसे कहते हैं, तो वो भी उसका ग्राहक है। मैं और आप भी, शौर्य भी पेटीएम के ग्राहक हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए ये वो वाला सेगमेंट हो गया। और फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर्स, ये पहला वाला जो पार्ट है, जो पहला बिजनेस सेगमेंट है, उसमें 3 सब सेगमेंट्स हैं। अब जहां तक बाकी बिजनेसेस हैं, वो भी इन दोनों सेगमेंट्स के अंदर ही आपको आते हुए नजर आएंगे, जिसमें इनका पेटीएम मॉल का कारोबार है और भी बहुत सारे कारोबार है जो कि ये कंपनी ऑपरेट करती है। तो उस लिहाज से देखा जाए पेटीएम का जो बिजनेस मॉडल है वो हमने आपके सामने रख दिया। अब शौर्य आपको बताएंगे कि नायका का जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह का है। शौर्य बताइए नायका के बारे में। अगर नायका की बात करें तो नायका को 2012 में स्टार्ट कर रहा था फाल्गुनी नायर ने, और इसने बहुत जल्दी स्टार्ट करा था अपना आपको एक ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी, जहां वो अपने काफ़ी जो है ब्रांडेड सामान बेचते थे, फैशन और कॉस्मेटिक से रिलेटेड। अगर इसके बिजनेस की बात करें तो इसमें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, फैशन और मेन सेगमेंट आते हैं, जिसमें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का 86% कंट्रीब्यूशन है और फैशन का है 8% कंट्रीब्यूशन, यानी ये बड़े मेन सेगमेंट्स हैं जिन पर वो फोकस करते हैं। अब इसमें साथ साथ बात यह है, नायका ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन तो प्रेजेंट है, लेकिन उसी के साथ साथ उसके काफ़ी सारे स्टोर्स भी हैं। उन्होंने 2014 में ही अपने आप को ऑफलाइन स्टोर बनाकर भी प्रेजेंट कर लिया था। और अब देखें तो नायका का फोकस हर जगह है। नायका अपने आप को लॉजिस्टिक्स में भी डाल रही है, क्योंकि वो ऑफलाइन स्टोर्स है, साथ ही साथ वो ग्राहकों को सामान बेच रही है, फैशन के, ब्यूटी केयर के। उसके खुद के भी कई सारे इन हाउस ब्रांड्स हैं, जैसे अगर हम नायका बीपीसी में बात करें तो नायका नेचुरल्स, नायका कॉस्मेटिक्स, के ब्यूटी, साथ ही साथ उसके फैशन में भी कई सारे अपने इन हाउस ब्रांड्स हैं। दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो इसके आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। और इसके साथ साथ नायका होलसेल में भी काम करता है, यानी वो B2B में भी मौजूद है। उसका सुपर स्टोर है जिसके जरिए जो छोटे छोटे किराना में लोग हैं वो भी अपना सामान मंगा सकते हैं अपने शॉप पे आके बेचने से। तो यानी देख सकते हो काफी डाइवर्स बिजनेस में है। अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा आजकल किसमें आ रहा है? ई कॉमर्स में, फिनटेक में, साथ ही साथ फैशन में, हर जगह नायका की मौजूदगी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दोनों कंपनियों का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो काफी डाइवर्स है, काफी सारे बिजनेस सेगमेंट्स हैं जहां पे ये कंपनियां दोनों ऑपरेट करती हैं। हम ये तो नहीं कह सकते ये दोनों एक ही सेक्टर की हैं, लेकिन हाँ दोनों नए जमाने की कंपनियां, न्यू एज कंपनीज है, जिस वजह से आज इनका मुकाबला किया जा रहा है। अब जरा और आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि जो दूसरा पॉइंट है, हम इनके कारोबार की जो खूबी है उसकी बातचीत करेंगे और ग्रोथ के ट्रिगर्स की बात करेंगे। पेटीएम आप जानते हैं, ये वैसे देखा जाए तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस है, पेटीएम इनका ब्रांड है, लेकिन ये पेटीएम के नाम से ज्यादा फेमस है, इसलिए हमने पेटीएम आपके सामने रखा है। अब इसके कारोबार के जो ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, एक तो जैसे शौर्य आपको शुरुआत में कह भी रहे थे कि जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है वो काफी तेजी से हमारे देश में बढ़ा है, डेटा की कॉस्ट कम हुई है, उससे आप देखें तो काफी ज्यादा फर्क पड़ता हुआ दिखा है। ग्रामीण भारत में भी अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है। दूसरा, जो सरकार ने यूपीआई लॉन्च किया था, ग्राहकों का यूपीआई और उसके साथ साथ जो बाकी मोड ऑफ पेमेंट्स के तरीके हैं डिजिटल पेमेंट के, उसकी तरफ जिस तरह से शिफ्ट हुआ है, उससे पेटीएम जैसी जो कंपनीज हैं उसको काफी ज्यादा फायदा होता हुआ दिखा है। जैसे मैंने आपको बिजनेस मॉडल में बताया था कि मेरे और शौर्य जैसे जो ग्राहक हैं, आपके जैसे जो ग्राहक हैं, वो तो इसको इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही साथ जो मर्चेंट्स हैं, जो कारोबारी जिससे आप खरीदते हैं, वो भी इस कंपनी के ग्राहक हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए, अगर एक ट्रेड होता है, आपने एक सामान खरीदा, तो पेटीएम की अगर आप बात करेंगे तो दोहरा फायदा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो मर्चेंट है, जो सामान बेच रहा है, उसके पास भी पेटीएम मौजूद है,
हम आपके पास हमारे मोबाइल में पेटीएम ऐप के तौर पे मौजूद है। तो उस लिहाज से देखा जाए दोहरा फायदा इस कंपनी को देखने को मिला, जिस वजह से हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका जो वित्तीय प्रदर्शन है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला, कैसे इनके नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्यों आ रही है? साउंड बॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एक बिजनेस सेगमेंट में इनके साउंड बॉक्स भी है। जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपको आवाज आती है कि इतने पैसे रिसीव हो गए या इतने पैसे पहुंच गए हैं, वो साउंड बॉक्स ही है जो कि काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और साउंड बॉक्स से जो ग्रोथ आ रही है उससे इस कंपनी को काफी ज्यादा ग्रोथ में मदद देखने को मिल रही है। तीसरी बात अगर आप करें ग्रोथ के ट्रिगर्स में, तो कम डेटा खपत के लिए इन्होंने यूपीआई लाइट की भी शुरुआत करी है। देखिए हर कोई अभी भी देखा जाए तो डेटा को अफोर्ड नहीं कर पाता है, प्लान से या टेलीकॉम कंपनियां महंगे करती हुई जा रही हैं। तो कम डेटा की मदद से कैसे जो पेमेंट्स हैं उसको किया जाए, उसके लिए इस कंपनी ने यूपीआई लाइट की शुरुआत करी थी। और उसके साथ साथ मैं, आप और जो कारोबारी हैं वो तो इनके बिजनेस के इनके ग्राहक हैं ही हैं। अब ये कंपनी अपने जो बिजनेस है, जो अपने ग्राहक हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रही है, यानी कि अपना जो ग्राहकों का पूरा बेस है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कैसे हो रहा है? वो जो बड़े बैंक्स हैं, एनबीएफसीस हैं, मर्चेंट्स हैं, उनको अपने नेटवर्क में जोड़ा जा रहा है ताकि इसका जो कारोबार है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखे, और वो हमें नंबर्स में दिख भी रहा है, जैसे हम आगे बातचीत करेंगे भी। साथ ही साथ जो कारोबार विस्तार और सुधार के लिए, यानी कि जो एफिशिएंसी है इस कंपनी की, उसको इंप्रूव करने के लिए कंपनी टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी कोई भी ऐसा पैरामीटर, कोई भी ऐसा फैक्टर जो है कारोबार की ग्रोथ के लिए नहीं छोड़ रही है जिससे इस कंपनी को फायदा हो सकता है। तो उसी का जो इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के नंबर्स में देखने को मिल भी रहा है। तो ये कुछ ऐसे ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं जो कि आने वाले समय में पेटीएम को कहीं ना कहीं मदद करते हुए दिखेंगे। अब जरा नायका की ओर चलते हैं। जी, अगर नायका की बात करें तो जैसा आपने बताया कि देखने को वो प्लेटफॉर्म कंपनी है, सिमिलर है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो इससे कुछ ग्रोथ ट्रिगर सिमिलर है लेकिन कुछ अलग है। एक तो जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, ज़्यादा लोगों के पास है, वो फायदा है। साथ ही साथ इंडिया में एक नया ट्रेंड इमर्ज होता हुआ आ रहा है कि जो लोग हैं, आम आदमी, वो एस्पायर हो रहा है, यानी उन्हें ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने में उनको ज़्यादा फोकस हो रहा है, एक प्रीमियम सामान खरीदने में। तो इसका मतलब ये है कि जब ऐसा होगा तो वो ऑनलाइन में शॉपिंग करना चाहेंगे, और यहाँ पे नायका अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उस सारे सेगमेंट को जो नए ग्राहक बन के आएंगे प्रीमियम सामान खरीदने के लिए, उनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। इनका पहला फायदा है। दूसरी बात अगर देखें तो कंपनी जो है ग्राहकों को जोड़ने के लिए काफी फोकस कर रही है। जो नए ग्राहक हैं उनको लाने की कोशिश कर रही है, साथ साथ जो ऑलरेडी कंपनी के ग्राहक हैं, कंपनी चाह रही है कि वो उनको बस बार बार आए। लाइक अगर आप कुछ सामान ऑर्डर करेंगे, उस पर आपने कार्ट में छोड़ दिया, तो कंपनी का नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐप में कि इसे पूरा करिए, आपने सामान खरीदा, आपको दोबारा बताएंगे। और उसके साथ साथ कंपनी फोकस करेगी कि आपके किस तरह से सामान खरीदा है पहले, उसकी वजह से आपको रेकमेंडेशन भी देते हुए नजर आए। तो ये सारे कुछ ग्रोथ ट्रिगर हैं। साथ साथ कंपनी की बात करें, खुद के ब्रांड्स भी हैं, उनका भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और जो कंपनी का अपनी ओमनी चैनल प्रेजेंस है, यानी मतलब ऑफलाइन स्टोर्स और ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन, उस सारे कारणों से एक ग्रोथ ट्रिगर नजर आ रहा है। तो इसी सारी बातें हैं। ठीक है, तो नायका के लिए देखा जाए तो ग्रोथ के ट्रिगर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इनफैक्ट ये कंपनी पे अगर आप देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के अब अभी तक आपको पेटीएम और नायका दोनों की जहाँ तक बात है तो इनका बिजनेस मॉडल समझ आ गया होगा। आगे कारोबार को कैसे बढ़ाना है, ग्रोथ कैसे आएगी, कारोबार की खूबियाँ क्या हैं, वो भी काफ़ी हद तक आपके सामने आ चुकी होंगी। शायद इसमें कारोबार की खूबियाँ अभी भी आपके सामने आना बाकी हैं कि किस तरह से इनके जो कारोबार की खूबी है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनका जो कारोबार है वो बाकी कंपनियों से अच्छा है, जो कंपेटिटिव एडवांटेज होता है वो किस तरह से है, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अगले पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ, ये कारोबार की जो खूबियाँ हैं वो भी आपके सामने हैं। देखिए, इसके कारोबार की खूबी पेटीएम की जहाँ तक बात है तो ग्राहकों में इनके मर्चेंट और रिटेल यूजर्स दोनों शामिल है। जैसे मैंने आपको कहा कि दोहरा फायदा होता है, ट्रांजैक्शन एक होता है लेकिन इनको दोहरा फायदा होता है क्योंकि जो कारोबारी है वो भी यूज़ कर रहा है इनका प्लेटफॉर्म, और उसके साथ साथ मेरे आपके जैसे जो ग्राहक हैं जो सामान खरीदते हैं वो भी इनका ऐप इस्तेमाल करते हैं। कारोबार खड़ा करने में बड़ी पूंजी की जरूरत है। देखिए, इसे एंट्री बैरियर के तौर पे आप समझ सकते हैं कि पेटीएम जैसा कारोबार अगर आपको खड़ा करना है तो उसके लिए आपको काफी बड़ी पूंजी की जरूरत होती है। काफी लंबे समय से ये कंपनी लगी हुई है, जिस मुकाम पे आज ये पहुंची है तो काफी समय गुजारा है इन्होंने, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, और वैसा इन्वेस्टमेंट कोई भी एक साथ नहीं कर सकता। इस तरह का कोई भी अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है तो पेटीएम जैसा जो स्केल इन्होंने डेवलप कर लिया है उसमें काफी समय लगता है। तो उस लिहाज से देखा जाए
एंट्री बैरियर काफी बड़ा है, जो कि एक कंपेटिटिव एडवांटेज के तौर पे है। अन्य सेगमेंट्स में भी देखें तो ये कंपनी काफी तेजी से विस्तार करी। जैसे मैंने कहा कि इनका बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाइड है, पेटीएम मॉल भी है और भी सेवाएं हैं जिनमें कंपनी काफी तेजी से एक्सपैंड कर रही है। तो उस लिहाज से देखा जाए केवल पेटीएम वाला जो पार्ट है, जो पेमेंट सर्विसेज वाला पार्ट है, केवल कंपनी उसी पे फोकस नहीं है, आगे बिजनेस को और भी डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। कारोबार विस्तार सुधार के लिए जो एआई का इस्तेमाल है उसके ऊपर ये कंपनी काफी ज्यादा फोकस करती हुई दिख रही है। तो कुल मिला के जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे जैसे एवेन्यूज बदल रहे हैं, कंपनी अपने आप को उसमें ढालती हुई नजर आ रही है और हर जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अपने कारोबार में ग्रोथ के तौर पे इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। क्या नायका के केस में भी ऐसा है? शौर्य से जानते हैं। जी देखिए, नायका के केस में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो मतलब जनरली कंपनीज में नहीं होता है। अगर आप किसी भी कंपनी का, चाहे वो ट्रेडिशनल कंपनी है, न्यू कंपनी है, उसका देखिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके 4 पैमाने होते हैं। सबसे पहले होता है आपने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को किस तरह से कनेक्ट कर रखा है ऑनलाइन। फिर आता है कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर रहे हो अपने आप को ऑप्टिमाइज करने के लिए। फिर तीसरा फोकस आता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो कस्टमर को पहचानने में, कस्टमर के पैटर्न्स कैसे चेंज हो रहे हैं। और चौथा होता है कि कस्टमर इंटरेक्ट करता हुआ कैसे नजर आ रहा है आपके ऐप के ऊपर। जनरली नई कंपनियां होती हैं फोकस स्टार्ट करती हैं आपका कस्टमर के इंटरेक्शन से ऐप पे, फिर धीरे धीरे डाउन द लाइन जाती है अपने हार्ड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे। नायका की खासियत ये है उसने बहुत जल्दी अपने आप को चारों लेयर की तरफ डेवलप करना शुरू कर दिया है। वो अपना ऐप डेवलप कर रही है, साथ ही साथ जो हार्ड लॉजिस्टिक्स है उस पर भी कंपनी अच्छा खासा खर्चा नजर करती आ रही है, उस पर अच्छा डेवलप कर रही है, वहां भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। और साथ ही उसके ऑफलाइन स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, तो ये लोगों को एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो उनके जो वैल्यू चेन में अक्रॉस द प्रेजेंस है उससे फायदा हो रहा है। और उसी के साथ साथ वो कस्टमर्स पे तो फोकस कर रहे हैं, साथ साथ रिटेलर्स पे भी फोकस कर रहे हैं अपने होलसेल ऐप के द्वारा। तो इस तरह से कंपनी को काफी ज्यादा यूनिक एडवांटेज मिल रहा है। उन्हें ग्राहकों की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उन्हें कस्टमर जो रिटेलर्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लॉजिस्टिक्स में नई टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, तो एफिशिएंसी का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से कंपनी का है तो ई कॉमर्स में भी है, लॉजिस्टिक्स का भी पार्ट है। तो इतने कॉम्बिनेशन की वजह से कंपनी को जो एक यूनिक एडवांटेज मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी इसका कोई देखे तो डायरेक्टली कंपेटिटर नजर नहीं आ रहा है, बहुत ही डाइवर्स तरह की फील्ड में जो कंबाइन होकर कंपनी को एक यूनिक एडवांटेज देते हुए नजर आ रही है। और सारे जो चीजें हैं ऑफलाइन लॉजिस्टिक्स वो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही हैं। आप करते हैं इस्तेमाल इसके प्रोडक्ट? जी नहीं, मैं नहीं करता, लेकिन अगर आप किसी को गिफ्ट देना है प्रोडक्ट तो ये काफी अच्छी कंपनी है जिससे आप दे सकते हैं, क्योंकि इसके सारे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। सस्ते भी, महंगे भी, 100 ज्यादा भी, तो आप हर रेंज में इससे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अब आप खूबियां बता रहे हैं ना, मैं आपको जानबूझ के मैंने ये आपसे सवाल पूछा, और इसलिए पूछा क्योंकि देखिए शायद आपके फोन में भी पेटीएम का ऐप होगा। जी नायका का भी है। तो आप उसे क्या कैसे इस्तेमाल करते हैं? जी मतलब खुद के खरीदने के लिए, लेकिन औरों के लिए तो ले सकते हैं ना, अगर किसी को गिफ्ट देना है तो वो भी तो एक ऑप्शन होता है। देखिए ये कितनी बड़ी खूबी है ये। आप इस चीज़ को भी समझिए कि शौर्य जैसे लोग जो कि देखिए ये खास तौर पे वुमेन के जो फैशन से जुड़े प्रोडक्ट हैं उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन शौर्य के पास भी इसका ऐप मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये आपको गिफ्ट करने में या किसी और के लिए सामान खरीदने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जो इनका कस्टमर है केवल वो वहीं तक कंसंट्रेटेड नहीं है कि केवल महिलाएं इसको यूज़ करती हैं, क्योंकि उन्हीं के प्रोडक्ट ही ज़्यादा खास तौर पे बेचते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए ये भी इनके बिजनेस की एक खूबी के तौर पे आप देख सकते हैं। पेटीएम का ऐप तो आपके शौर्य और मेरे सबके मोबाइल पे होगा ही, क्योंकि आजकल हम यूपीआई का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जरा बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कि दोनों कंपनियों का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कौन कौन निवेशित है, कौन ज़्यादा निवेश करके रखा हुआ है, उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। देखिए जहाँ तक पेटीएम की बात है तो इस कंपनी में आप देखिए प्रमोटर का हिस्सा आपको खाली नजर आएगा। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनली रन कंपनीज हैं जिनमें प्रमोटर का हिस्सा नहीं होता है, सारा हिस्सा पब्लिक के पास होता है। और पूरा हिस्सा आप देखिए, ये आपके सामने नायका का भी शेयर होल्डिंग आपके सामने है जो आपको शौर्य बताएंगे। लेकिन इस केस में जहाँ तक बात है तो पेटीएम की जब बात आती है ना तो हर कोई विजय शेखर शर्मा का नाम जरूर अपने जहन में लाता है, क्योंकि वही हैं जो कि एक फेस के तौर पे देखे जाते हैं पेटीएम के। फिर भी आप कहेंगे कि विजय शेखर शर्मा कैसे इसके प्रमोटर नहीं है? देखिए पूरा जो हिस्सा है वो पब्लिक के पास है, ये प्रोफेशनली रन कंपनी है। जो संस्थागत निवेशक हैं वो करीब 3% के आसपास हिस्सा होल्ड करते हैं। जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वही ज्यादा करके इसको होल्ड करते हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि ये जो 72% के आसपास की विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास हिस्सेदारी है वो कैसे कैसे बटी हुई है। पब्लिक में आप देखेंगे करीब 25% के आसपास की हिस्सेदारी, जिसमें आपके मेरे जैसे जो आम निवेशक हैं वो शामिल होते हैं। अब देखिए इसमें जो एफडीआई है वो करीब 60% के आसपास है। उसमें म्यूचुअल फंड्स आप देखेंगे, ये जो 3% आप घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें उसमें म्यूचुअल फंड्स के पास 3.25% के आसपास की हिस्सेदारी है। इंश्योरेंस कंपनियों का काफी कम हिस्सेदारी है, इसमें महज 0.11% के आसपास की है। और जो विदेशी संस्थागत निवेशकों का हिस्सा आप देख रहे हैं 72% के आसपास का, इसमें अगर आप कैटेगरी 1 एफपीआईज की बात करें वो करीब 11% और कैटेगरी 2 अगर एफपीआईज की बात करें वो करीब 0.25% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जो कि करीब
25% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। लेकिन जो बड़ा निवेश इसमें विदेशी निवेशकों के तौर पे आपको नजर आएगा वो है एंट ग्रुप का, जो कि आपको एंट फिन नीदरलैंड होल्डिंग बीवी के नाम से नजर आएगा। 25% के आसपास की होल्डिंग आप देखेंगे एंट ग्रुप की अभी भी है इस कंपनी में। और विजय शेखर शर्मा की जहां तक बात है वो भी 9% के आसपास का हिस्सा होल्ड करते हैं, 9.13% टू बी प्रिसाइज, वो अभी इस कंपनी में हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। नो डाउट वो इस कंपनी को लीड कर रहे हैं, इसके बोर्ड में है, इसके चेयरमैन भी हैं, लेकिन प्रमोटर में आपको उनका नाम नहीं नजर आएगा। ये अच्छी बात है। कोई भी जो प्रोफेशनली रन कंपनीज होती है, जैसे हम एचडीएफसी की भी बात कर रहे हैं और भी आईसीआईसीआई बैंक जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो प्रोफेशनली रन कंपनीज में कोई प्रमोटर नहीं है, लेकिन हाँ जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस कंपनी को रन कर रहे हैं और वही आपको इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें नजर आएगा भी। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि प्रमोटर का हिस्सा कितना है। इसमें अगर प्रमोटर का हिस्सा नहीं भी है तो ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। प्रोफेशनली रन कंपनी है, मैनेजमेंट काफी साउंड है और ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें जो विदेशी निवेशकों का हिस्सा क्यों ज्यादा है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जरा समझते हैं कि नायका का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पे तो 52% होल्डिंग है प्रमोटर जी। ये नायका में प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन आपने प्रोफेशनल की बात करी। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है जो इनके प्रमोटर्स है वो एक्चुअली प्रोफेशनल कंसिडर करे जा सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर्स में फाल्गुनी नायर है और उनके हस्बैंड भी हैं और वो दोनों का बैकग्राउंड जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और प्राइवेट इक्विटी डिपार्टमेंट से है, यानी उन्हें बिजनेस रन करने का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो पहले प्रोफेशनल्स थे इस बिजनेस के, उसके बाद जो है वो प्रमोटर बने हैं। और इसमें अगर बात करें 52% होल्डिंग है। अगर दो ट्रस्ट फंड है, एक है फाल्गुनी नायर का ट्रस्ट फंड, एक है इनके हस्बैंड का ट्रस्ट फंड, और दोनों की लगभग 22% के आसपास होल्डिंग है। हम उसके बात करें प्रमोटर ग्रुप में। बाकी जो छोटी मोटी होल्डिंग है वो इन्हीं के फैमिली मेंबर्स की है। वहीं अगर इसमें घरेलू संस्थागत की बात करें तो उसमें 7.85% का आप देख सकते हैं कि होल्डिंग है, और उसमें 5% से ज्यादा होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स की, यानी 5.14% है म्यूचुअल फंड्स की, और इंश्योरेंस कंपनी की भी थोड़ी सी होल्डिंग है, 2.42% होल्डिंग है इंश्योरेंस कंपनीज की। वहीं अगर हम विदेशी निवेशकों की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट पूरी कैटेगरी जो है वो एफपीआई 1 कैटेगरी से आता है। 12.26 में से 12.17% जो होल्डिंग है वो एफपीआई कैटेगरी 1 की आती है। बाकी बचे कुछ जो है वो पब्लिक की होल्डिंग है। ओके, तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर का काफी अच्छा साउंड हिस्सा है, 50% से ज्यादा का। और पेटीएम के कंपैरिजन में देखें तो जो घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स का भरोसा है नायका के शेयर पे, वो पेटीएम की तुलना में नायका पे ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पे जो विदेशी निवेशक है पेटीएम के केस में वो आपको ज़्यादा नजर आएंगे, और नायका के केस में आप देखेंगे जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं वो आपको ज़्यादा नजर आएंगे। पब्लिक का हिस्सा 25% के आसपास का है दोनों कंपनियों की जहाँ तक बात है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है कि किस तरह की। एक और बात कह सकते हैं, जैसे नायका है, नायका में प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो प्रमोटर्स है उनके डिसीजन में ज़्यादा चलेगी और कंपनी वो डिसीजन लेगी जो प्रमोटर्स को लगेगा ज़्यादा वो है। तो एक तरह से उनके हाथ में ज़्यादा पावर है। कह सकते हैं कि पेटीएम में थोड़ी डेमोक्रेसी ज़्यादा है, कंट्रोल है नायका में। प्रमोटर्स का जो भी फैसला वो चाहें वो ले सकते हैं क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स ज़्यादा हैं। अगले पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि अगले पैरामीटर पे ये दोनों कंपनियां कैसे खरी उतरती हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने समझ लिया, इनका बिजनेस मॉडल हमने समझ लिया। अब ये समझते हैं कि इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जिसे हम वित्तीय प्रदर्शन कहते हैं, वो कैसा रहा है दोनों कंपनियों की जहाँ तक बात है। पहले अगर हम पेटीएम की बात करें तो इनके केस में अगर आप देखें तो आय बिक्री का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, इसमें ज़्यादा महत्व होता है MTU का, यानी कि जो मंथली ट्रांजैक्टिंग यूज़र होते हैं, कितने लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पहले पॉइंट से आपको कहता आ रहा हूँ, एक ट्रांजैक्शन होता है, इनको 2 काउंट होते हैं, तो उस लिहाज से कितने मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स होते हैं औसत के तौर पे अगर आप देखें तो तीसरी तिमाही में अगर आप देखें, तीसरी तिमाही वित्त वर्ष 2023 की यानी कि दिसंबर तिमाही में 8.5 करोड़ के आसपास थे, वो बढ़कर 9 करोड़ हो गए। और वित्त वर्ष 2022 की जहां तक बात है, ये औसत नंबर है आपके सामने, 6 करोड़ था, वो बढ़कर अब 8.2 करोड़ पर पहुंच गया पूरे वित्त वर्ष की जहां तक बात है। अब यह बात आती है कि जीएमवी वो है कि जितने लोग आए, जिन्होंने ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद जो ग्रॉस मर्चेंडाइजिंग वैल्यू है, जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है वो कितनी रही है, कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, उससे आपको एब्सोल्यूट नंबर समझ आ जाएगा कि कितने नंबर्स में ट्रांजैक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं रुपी टर्म्स में। 3.5 लाख करोड़ के आसपास का इनका जीएमवी था दिसंबर तिमाही में, वो बढ़कर 3.6 लाख करोड़ पर हो गया। पूरे साल की जहां तक बात है तो आप नंबर देखेंगे काफी तेजी से ग्रो करा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भले ही ये नंबर ज्यादा तेजी से नहीं ग्रो करा, 8.5 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले जो ईयरली नंबर है 13.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग नंबर है पेटीएम के केस में वो है एडजस्टेड एबिडा का, यानी कि जो कामकाजी मुनाफा है
एडजस्टेड मतलब जो ईसॉप कॉस्ट है उसको हटा के अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करें, कारोबारी मुनाफे की बात करें, तो पहली बार इस कंपनी ने तीसरी तिमाही में ही रिपोर्ट किया था। काफी पहले है, इन्होंने जो गाइडेंस दिया था वो FY24 का दिया था, उससे पहले ही 2-3 तिमाही पहले ही इन्होंने जो एडजस्टेड एबिटा है वो पोस्ट किया है। 31 करोड़ का था और वो नंबर देखिए कैसे ग्रो किया है, 234 करोड़ पहुंच गया तिमाही दर तिमाही की जहां तक बात है। और इसी से आप अंदाज लगाइए कि ईयरली बेसिस पे जहां ये 1500 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाजी घाटा पोस्ट कर रहे थे, वो महज घटकर 225 करोड़ रुपए के आसपास आ गया, जहां तक एडजस्टेड कामकाजी मुनाफे की बात है। और नेट जो घाटे का नंबर है वो भी आप देखें उसी वजह से कम होता हुआ दिखा है। जो घाटा 400 करोड़ रुपए के आसपास का था वो 225 करोड़ रह गया, ये तिमाही की बात है। और साल दर साल भी अगर आप देखें, पूरे साल में अगर आप देखें, जहां 2400 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा ये कंपनी पोस्ट कर रही थी पिछले वित्त वर्ष की जहां तक बात है, वो घटकर 2,25,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। तो नेट नेट देखा जाए तो इनके जो जिस तरह से MTU बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्टिंग यूजर्स बढ़ रहे हैं, इनकी GMV में इजाफा हो रहा है, उससे ये कंपनी कामकाजी स्तर पर मुनाफे में आने की कोशिश काफी सफलतापूर्वक कर चुकी है। और अब जो नेट लेवल का नंबर है इसके ऊपर बाजार की नजर है कि कब इनका जो घाटा है वो मुनाफे में बदलता हुआ दिखेगा। घाटा कम हो रहा है, ये आपको नंबर्स में साफ तौर पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो ये तो पेटीएम के नंबर्स की बात होगी। अब जरा ये समझते हैं कि नायका का जो वित्तीय प्रदर्शन है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो किस तरह का है। जी, जैसे हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि इसके लिए हमने औसत, MTU, GMV ऐसे जो वो लेके आते हैं मैट्रिक्स, उसकी मेन वजह ये होती है जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, इनकी वैल्यू तभी बनेगी जब आपके पास ज्यादा यूजर्स आएंगे, उससे बने रहेंगे। स्टार्टिंग में कंपनी लॉस मेकिंग होती है, इनका प्रॉफिट पता नहीं लग पाता, तो इन मैट्रिक्स का यूज करते हैं असेस करने के लिए कैसे प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। अब अगर नायका के केस में देखें तो आपने हमें कंपेयर किया था FY Q3 और Q4 को पेटीएम के केस में, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल हुआ था। लेकिन नायका जो ऐसी बिजनेस में सिक्लिकलिटी होती है, तो इसलिए ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन ज्यादा बेटर रहेगा कि हम Q4 FY22 को कंपेयर करें Q4 FY23 से। इसमें अगर बात देखें तो कंपनी का हम देख सकते हैं कि हमें थोड़े बहुत MAUV में जो है मंथली एवरेज यूनिक विजिटर्स, यानी उसके स्टोर पर कितने लोग आए वो डिपेंड करता है, वो इंप्रूव होता हुआ नजर आया। सर ने ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू बताया, वो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होता हुआ नजर आया है प्रीवियस साल के मुकाबले। उसी के साथ साथ पूरे वित्त वर्ष FY23 के लिए भी FY22 के मुकाबले ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली MAUV में और ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में भी। वहीं अगर हम कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वो जो है FY23 में बढ़ता हुआ नजर आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयरली बेसिस पे भी। और इसके लिए कंपनी ने कई स्टेप्स भी उठाए हैं कि ताकि जो है वो प्रॉफिटेबल हो सके। उसने साथ साथ जो अपने स्टोर्स को बढ़ाया है, स्टोर्स को बढ़ाने से उसका फायदा हो रहा है कि स्केल इकोनॉमिक्स का फायदा मिल रहा है। उसी के साथ साथ कंपनी को लग रहा है कि उनका कॉस्ट जो ऑप्टिमाइज लेवल पे आ चुका है और कंपनी का जो कोर एम्प्लॉय होता है उसको वो ऑप्टिमल हो गया, तो उस पर ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, वो स्लोअर बेस पे बढ़ेगा, जिससे कॉस्ट में फायदा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ कंपनी अभी ज्यादा फोकस कर रही है अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। इसका मतलब उनका जो एम्प्लॉय हेड काउंट है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया FY23 में। तो यानी लेकिन पूरा ओवरऑल जो उनका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस हो गया है और कंपनी जैसे मैच्योर हो रही है तो ऑप्टिमाइज होते हुए भी नजर आ रही है। वही हम देख रहे हैं कि मुनाफा भी जो है बढ़ता हुआ नजर आया है हमें ईयर, लेकिन हम देख सकते हैं कि मुनाफा जो है वो घटा है इस साल। तो इस साल थोड़ा कमी है, लेकिन कई ब्रोकरेजेस का ऐसा मानना है कि आगे आने वाले टाइम में दोबारा इंप्रूवमेंट देखने को आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैं भी ये पॉइंट नोटिस कर रहा था कि इनका अगर आप पिछले साल की इसी तिमाही से कंपेयर करें, चौथी तिमाही में और ईयरली बेसिस पे भी, यानी कि FY22 की तुलना में FY23 में इनका जो मुनाफा है वो नीचे आया। शायद यही कारण है कि जिस वजह से स्टॉक को लेके थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती हुई दिखी थी। चलिए, तो ये इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो आपके सामने था। अब जरा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले पैरामीटर की ओर बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि शेयरों का रिटर्न किस तरह का, यानी कि जो स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। लिस्टिंग इतिहास बहुत बड़ा नहीं है, करीब 1.5 साल के आसपास का है, लेकिन एक महीने में देखिए तो पेटीएम ने 20%, इस साल 60%, एक साल में अगर आप देखेंगे 24.25% के आसपास। और लिस्टिंग से लेकर अब तक, जैसे मैंने कहा कि नवंबर 2021 में इनकी लिस्टिंग हुई थी, वहां से लेकर अब तक, क्योंकि 2150 रुपए का इशू प्राइस था और अभी ये शेयर आप देखेंगे तो 850 रुपए के आसपास ट्रेड करता है 5 जुलाई की जो क्लोजिंग है उसके लिहाज से। तो वहां से अगर आप देखेंगे तो करीब 45% आपको नीचे नजर आएगा, क्योंकि 2150 रुपए से 850 रुपए आप देखेंगे करीब 45% के आसपास का आपको जो एक नेट चेंज है, जो गिरावट के तौर पे, वो आपको साफ तौर पे नजर आएगा। हालांकि निफ्टी की जहां तक बात है तो निफ्टी ने इस दौरान अगर आप देखेंगे, ये जो आप 7.25% का रिटर्न देख रहे हैं, ये नंबर वही है जो 12 नवंबर का, माफ कीजिए, जब नायका की लिस्टिंग हुई थी 18,102 के आसपास निफ्टी था, वहीं से हमने जोड़ने की कोशिश करी है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि बाजार में काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिले, रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा कई सारे ऐसे न्यू एज इकोनॉमी के स्टॉक हैं जिनमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मैं इन्हीं नंबर्स की बात कर रहा था। ये इस साल का परफॉर्मेंस है, करीब 6
महीने के आसपास का। एक साल में भी आप देखें तब भी निफ्टी को इसने बीट किया है। नायका का परफॉर्मेंस किस तरह का शौर्य? जी, नायका का देखें तो हम देख सकते हैं एक महीने में 6% का रिटर्न मिला है। इस साल थोड़ा नेगेटिव है, एक साल में -38.8% दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात पॉइंट आउट करने की है कि नवंबर के महीने में पिछले साल स्टॉक को स्प्लिट कर किया गया था, क्योंकि बहुत तेजी से फ्रेंजी आ गया था, काफी एक समय तो ये 2300 भी पहुंच गया था। उसी आसपास जो है नवंबर पिछले साल स्टॉक को स्प्लिट किया गया था। यानी अगर आपने पिछले साल नवंबर में 36 स्टॉक खरीदे होते तो फिर उसके एक स्टॉक, अगर आपके 36 स्टॉक है आज, वो नवंबर में उस स्टार्टिंग में एक स्टॉक के बराबर थे। यानी 6x6 टाइम्स 2 बार स्टॉक को स्प्लिट किया गया था 6:1 के रेशियो में। तो इस वजह से ताकि स्टॉक प्राइस दोबारा बढ़ जाए और लिक्विडिटी आ जाए इस चक्कर में। लेकिन आप देख रहे हैं, जैसे हमने हाईलाइट किया था कि इनका जो वित्तीय प्रदर्शन है वो खराब था, इनका जो मुनाफा है उसमें कमी देखने को मिली है। नो डाउट पेटीएम अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, नायका प्रॉफिटेबल है, लेकिन मुनाफे में जो कमी आई है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में साफ तौर पर देखने को मिला है। बावजूद इसके कि इन्होंने बोनस की घोषणा करी थी ताकि अपने निवेशकों को रुझाया जा सके, लेकिन बाजार बहुत स्मार्ट है और आप देख सकते हैं नायका के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में किस तरह से बाजार के मुकाबले भी और पेटीएम के मुकाबले भी इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा वीक देखने को मिला है। अब जरा अगले पैरामीटर की ओर चलते हैं। हमने शेयरों के रिटर्न तो समझ लिए, अब जरा हम छठे पैरामीटर की ओर चलते हैं और ये समझते हैं कि लिस्टिंग के बाद इन दोनों कंपनियों के लिए सबसे खराब और सबसे अच्छा इवेंट कौन सा रहा है जिसने शेयरों के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डाला है। और उसके लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, अरुण जी हमारे साथ मौजूद ही हैं। अरुण जी, आपने सारे पॉइंट्स देखे, ये जो लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर हम बात करें तो इन दोनों कंपनी के लिए बताइएगा, पेटीएम के लिए भी और नायका के लिए भी, एक अच्छा एक खराब इवेंट जिसने स्टॉक के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला है। देखिए संदीप जी, ओवरऑल अगर आप नायका की पहले बात करते हैं तो नायका के लिए एक से दो चीजें हैं जो काफी पॉजिटिव हुए। एक तो इनकी जो कमेंट्री थी ओवरऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर वो काफी पॉजिटिव देखने को मिली, उसी का रिएक्शन आपको स्टॉक प्राइस में नीचे के लेवल से देखने को मिला। सेकंड, इनके जो स्टोर्स है, स्टोर्स में काफी बड़ी उछाल देखने को मिली, 350 के आसपास स्टोर्स है और फाइनेंशियल ईयर 23 में FY23 में 1000 के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ये दो मेजर पॉजिटिव ट्रिगर्स हुए हैं कंपनी के लिए, उसी का इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है। स्टॉक नीचे के लेवल से अच्छे उछाल के साथ नजर आ रहा है। जहां तक नेगेटिव्स की बात है, नायका में एक बड़ी चीज नेगेटिव हुई है, कुछ सीनियर टॉप लेवल एग्जिट्स हुए थे, CEO CFO लेवल के एग्जिट्स हुए थे, वहां पे थोड़ा बहुत नेगेटिविटी स्टॉक के लिए बनी थी। सेकंड, वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 से 3 ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड किया था, तो वहां से भी कुछ बड़ा इंपैक्ट आपको स्टॉक प्राइस में नजर आता। तो ये दो मेजर चीजें नेगेटिव थी और दो पॉजिटिव मैंने ऑलरेडी कहा। एक तो इनके स्टोर्स एडिशंस काफी अच्छे हुए हैं, सेकंड जो कमेंट्री इन्होंने दी थी अपने मार्केट शेयर के ऊपर वो भी काफी पॉजिटिव नजर। देखिए, जहां तक पेटीएम की बात है, पेटीएम अगेन पॉजिटिविटी में दो ही चीजें, एक तो इनके जो मंथली अपडेट्स थे वो काफी पॉजिटिव आए हैं रेगुलरली। अगर आप लास्ट 4 महीने का डेटा देखें या कुछ महीने से देखें, मंथली अपडेट्स काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। सेकंड, इनके जो पेमेंट बैंक के रिलेटेड डेवलपमेंट्स है वो भी काफी पॉजिटिव मिले हैं। RBI का अप्रूवल भी मिला था इनको कि वो एज अ भारत पे के मर्चेंट काम कर सकते हैं। दो से तीन चीजें काफी पॉजिटिव हुए, इसी वजह से स्टॉक आपको 550-600 से लेवल से उछलता हुआ 850 के आसपास आता हुआ नजर आया। सेकंड, नेगेटिविटीज में एक ही चीज है, वैल्यूएशन डाउनग्रेड जो आए थे लास्ट क्वार्टर में, वो उसी वजह से आपको स्टॉक प्राइस में नेगेटिविटी देखने को मिली। सेकंड, गवर्नमेंट का थोड़ा इंटरवेंशन ऑनलाइन पेमेंट्स में अभी नजर आ रहा है, वो एक थोड़ा सेंटिमेंट को डैम्पन कर रहा है। बाकी कोई बड़ा नेगेटिव मुझे पेटीएम के लिए नजर नहीं आता। मोस्टली बिजनेस मॉडल इनका अच्छा कर रहा है, जैसे कि इनके मैनेजमेंट में कहा। सेकंड, अगर ये पेमेंट बैंक के रिलेटेड अच्छा पॉजिटिविटी आने वाले क्वार्टर में दिखाते हैं तो मुझे लग रहा है ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। चलिए, तो पेटीएम काफ़ी अच्छा कर सकती है, इनफैक्ट स्टॉक प्राइस ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया भी है। लेकिन अब ब्रोकर्स क्या राय रखते हैं ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुण जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आप वापस आपके पास आऊँगा, इस जो मुकाबला है उसके नतीजे की ओर बढ़ेंगे, या फैसला मैं आपसे ही लूँगा। ब्रोकर्स की क्या राय बन रही है, ज़रा उसकी ओर चलते हैं कि किस तरह का अपसाइड उनको नज़र आता है। देखिए, ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है कि स्टॉक 1000 रुपये के भी पार जा सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका का भी यही मानना है, 1020 तक के लेवल्स आ सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल 900 रुपये के टारगेट दे रहा है। हालांकि मैक्वेरी, जिसने पहले ही दिन, जिस दिन लिस्टिंग हुई थी उसी दिन इस पे रिपोर्ट निकाली थी और उसका जो टारगेट था वो 1200 रुपये के आसपास का दिया था, जिससे बार बार बाद में नीचे की ओर डाउनवर्ड रिवाइज किया गया था। वो अभी भी 800 रुपये के टारगेट दे रहे हैं, यानी कि 6.5% के आसपास की डाउनसाइड है 5 जुलाई के भाव से। हालांकि ICICI सिक्योरिटीज के मुताबिक करीब 23.5% के आसपास का अपसाइड है। मोतीलाल ओसवाल भी आप देखें 900 रुपये का टारगेट है, 5.5% के आसपास की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो 4 ब्रोकर्स हैं, इसमें से आप देखेंगे केवल एक नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, यानी कि जो रनअप आया है स्टॉक में उसके बावजूद भी ज्यादातर ब्रोकर्स इस स्टॉक को लेकर अभी भी बुलिश नजर आ रहे हैं।
पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ये जो मैनेजमेंट के एग्जिट की बात हो रही है जी, इस पर ब्रोकर्स की क्या राय है? क्या ब्रोकर्स नायका को लेकर बुलिश हैं? जी, ब्रोकर्स बुलिश हैं। देखिए, अगर आप किसी कंपनी की बात करते हैं, नई कंपनी होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। कुछ लोग कंपनी के तरीके से खुश नहीं है, जैसे इवॉल्व हो रही है। जी, स्टार्टअप में ज्यादा हो जाता है, और फिर यही एक्चुअली होता है फिनोमिना। स्टार्टिंग में जो लोग चाहिए होते हैं, फिर बाद में मैनेज करने के अलग तरह के लोग चाहिए होते हैं, फिर वो खुश नहीं होते से कंपनी बढ़ रही है तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन ये तरीका है, फिर इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि आगे किस तरह से कंपनी इवॉल्व होती हुई नजर आएगी, कैसे बिजनेस मॉडल डेवलप होगा। लेकिन देखें तो अभी ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जो इनके प्रमोटर्स हैं, ब्रोकर्स से अच्छे से टारगेट है। अगर आप स्क्रीन पे आएंगे तो हम दिखा सकते हैं कि ब्रोकर्स में देखिए आप, तो पेटीएम के मुकाबले में कह सकते हैं कि ज्यादा अपसाइड नजर आ रहा है। देखिए 46, 30, 39 इतना ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। आप चाहे इंडिया के ब्रोकर्स देखिए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 15% का दिया है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, अगर नेगेटिव सिचुएशन आई है तो कुछ कंपनीज नेगेटिव भी देंगे। आप देख सकते हैं जियोजेट, मैक्वायरी, एचडीएफसी, उन्होंने होल्ड, अंडर परफॉर्म, रिड्यूस के दिए और -23% तक का नेगेटिव टारगेट दिया है। लेकिन अब ओवरऑल देखें तो देख सकते हैं काफी कंपनीज ने अच्छे रिटर्न दिया है। तो यानी ब्रोकरेज को भी ये लग रहा है थोड़ा टाइम का दिक्कत है, इवेंट है, लेकिन डेवलप होते हुए जैसे नजर आएंगे तो हो सकता है आगे इंप्रूव होते हुए नजर आए। और एक और बात, जैसे इनके भी हमने नंबर्स की बात करी थी, इनके प्रॉफिट नहीं आया। ब्रोकर्स की अगर आप रिपोर्ट में देखो उसमें भी ये पता लग रहा है कि आगे आने वाला टाइम में उन्हें लग रहा है कि अच्छी खासी तेजी आएगी उनके, चाहे आप प्रॉफिट की बात करें या जो आरओसी इस टाइप के नंबर होते हैं, उसमें ब्रोकर्स इसी तरह का दर्शा रहे हैं कि वहाँ इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो बीता साल नायका के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, हमने नंबर्स में देखा भी, मुनाफे में कमी आती हुई दिखी है, लेकिन आने वाला साल प्रॉमिसिंग है शायद, जैसा ज्यादातर ब्रोकर्स माने। इस पे कवरेज भी काफी ज्यादा है, बहुत सारे ब्रोकर्स नायका को कवर करते भी हैं और ज्यादातर स्टॉक को लेकर बुलिश हैं। कुछ नेगेटिव भी है, जैसे आप देख रहे हैं 20% तक का, 23% तक का डाउनसाइड भी है जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज मान रहा है। लेकिन हाँ, ज्यादातर ब्रोकर्स अभी भी इसको लेकर बुलिश हैं। अब जरा वैल्यूएशन की बात करते, फिर जरा इसके मुकाबले की और जो फैसला है उसकी ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो वैल्यूएशन की जहां तक बात है तो पेटीएम के केस जैसे मैंने कहा 850 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। प्राइस टू बुक की जहां तक बात है, अगर हम अगले वित्त वर्ष की बात करें, FY24 में ऑपरेट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की अगर हम फॉरवर्ड अर्निंग्स की बात करें तो करीब 3.25 गुना के आसपास का आपको प्राइस टू बुक का अर्निंग नजर आएगा। लेकिन प्राइस टू बुक का मल्टीपल नजर आएगा। लेकिन प्राइस टू अर्निंग्स की जहां तक बात है, ये वाला नंबर काफी बड़ा है, क्योंकि नेट लेवल पे तो ये लॉसेस हैं। अगले साल के लिए प्रॉफिट के प्रोजेक्शंस है, जैसे मैंने कहा कि घाटा कम हो रहा है, आगे मुनाफा आ सकता है। तो 316 गुना के आसपास का जो पी मल्टीपल है वो पेटीएम के केस में देखने को मिल रहा है। नायका के केस में कैसा है? तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये कैसा दिख रहा है? जी, अगर हम नायका की बात करें तो नायका में हम देख सकते हैं कि वैल्यूएशन उसके भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। वही बात है, छोटी कंपनियां भी ग्रो कर रही है। जैसे आप देखें तो प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो पेटीएम के मुकाबले काफी ज्यादा है। वहाँ एक में देखें तो ऑलमोस्ट वो 21% के 21 टाइम्स है, वो 3.87 टाइम्स है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में उल्टा नजर आ रहा है। वहां पर जो है हम देख सकते हैं कि पेटीएम ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो देखिए, लेकिन फिर भी कह सकते हैं ओवरऑल देखें कि अभी दोनों शेयर्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि वही बात है आगे बढ़ता जाएगा, अभी काफ़ी अनसर्टेनिटी है। भले ही मुनाफे में है नायका, लेकिन फिर भी देखा जाए तो प्राइस टू अर्निंग्स के बेसिस पे भी 100 गुना का मल्टीपल तो बहुत कम कंपनियां हैं जो कि शेयर बाजार में इस मल्टीपल पर ट्रेड करती है। तो उस लिहाज से देखा जाए वैल्यूएशन दोनों कंपनियों की काफ़ी महंगे है। तो उस लिहाज से देखा जाए वैल्यूएशन को देख के तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। तो कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अब वक्त आ गया है कि इस मुकाबले का जो फैसला है, जो नतीजा है, उसकी ओर बढ़ा जाए। सर, काफी कंफ्यूजन स्थिति हो चुकी है, हमने इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखा, स्टॉक्स का परफॉर्मेंस भी देखा, लेकिन जो वैल्यूएशन की पिक्चर है उसको लेकर आपकी क्या राय है? सर, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? नायका पसंद है आपको या फिर पेटीएम? देखिए, दोनों में ही अगर कंपेयर करते हैं तो मुझे जो ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आता है मेजरली इन दोनों कंपनीज के लिए, तो पेटीएम के साथ मैं ज्यादा जाना चाहूंगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अगर कंपटीशन नहीं बढ़ता, अगर ये कंपटीशन को अच्छी तरह संभाल पाते हैं तो मुझे लग रहा है ये बिजनेस काफी अच्छा कर सकता है। प्लस काफी इनोवेटिव बिजनेस है और आने वाले दिनों में हो सकता है आपको ये वापस 4 डिजिट में भी जाता हुआ नजर आए। 950 से 1000 तक का मुझे लग रहा है कंजर्वेटिव टारगेट्स स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोनों में ही कंपेयर करते हैं तो मुझे लग रहा है पेटीएम ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। चलिए, पेटीएम बेहतर है तो मेरे चेहरे पे तो स्माइल आ गई, कम से कम जिस चीज को मैं एडवोकेट कर रहा था अरुण जी भी उसी के साथ कहीं ना कहीं सहमत होते हुए देख रहे हैं। लेकिन सर, जब आप कह रहे हैं कि 950 से 1000 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, क्या टाइम फ्रेम है, कितनी अवधि में आप देख रहे हैं कि ये 850 वाला स्टॉक 1000 रुपए तक पहुंच जाएगा? देखिए, टाइम फ्रेम मुझे लग रहा है 3 to 6 मंथ्स के अंदर आ जाना चाहिए। मेरी जो नजर है वो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर है। अगर इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आता है, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी होती है, मेरे ख्याल से 6 मंथ्स के अंदर ये टारगेट अचीव हो जाएगा। तो 1000 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है, जो कि 850 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3 से 6 महीने का समय ले सकता है। अरुण जी कह रहे हैं कि जो पहली तिमाही के नतीजे हैं उस पर इनकी नजर है। इनफैक्ट पूरा जो बाजार है वो भी इसी बात पे नजर लगा के बैठा है कि कब ये कंपनी घाटे से
मुनाफे में आती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए शौर्य, तो आज का विजेता तो पेटीएम ही है। लेकिन अरुण जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस मुकाबला में हिस्सा लिया, अपनी राय हमारे साथ शेयर करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे पहले कि आप हमसे विदा लें, हम आपको जाने दें, कोई डिस्क्लोजर्स जो कि आप शेयर करना चाहेंगे सर? डिस्क्लोजर अगेन सेम है, पेटीएम नाइका में दोनों में ही क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। मेरी कोई पर्सनल पोजीशन दोनों ही स्टॉक। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे साथ जुड़े, अपना मूल्यवान समय आपने दिया और इस रिसर्च के जरिए आपने हमें ये भी बताया कि दोनों स्टॉक्स के लिए लिस्टिंग से लेकर अब तक किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है, क्या इवेंट्स रहे हैं और इसका मुकाबला क्या है, और पेटीएम के लिए आपने टारगेट शेयर करिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। चलिए, तो एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि ये जो मुकाबला हुआ है पेटीएम और नाइका के बीच में, उसका विजेता कौन है। उसका विजेता है पेटीएम। और अरुण जी का ऐसा मानना है कि अगर आपको नाइका और पेटीएम में से किसी को चुनना है तो आपके लिए पेटीएम एक बेहतर विकल्प है। 3 से 6 महीने अगर आप रुकते हैं, यानी कि ये जो पहली तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, अगर ये अच्छे रहते हैं तो स्टॉक बहुत जल्द 950 से लेकर 1000 तक के जो लेवल्स हैं वहां तक भी जाता हुआ दिख सकता है, जैसा हमें ज़्यादातर ब्रोकर्स की रिपोर्ट में देखने को मिला भी है। तो पेटीएम आज का ये जो मुकाबला है, जो न्यू एज कंपनीज हैं, जो नए ज़माने की कंपनियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं विजेता के तौर पे सामने आया है। संदीप जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ में, क्या आपके फ़ोन में है नाइका का ऐप? मेरे फोन में नहीं है। हाँ, तो अगर आप डाउनलोड करेंगे तो सब देखिए, जिसको गिफ्ट देंगे वो खुश होंगे, और हो सकता है उसके कारण जो इसके फाइनेंशियल्स है वो भी खुश होते हुए नजर आए। हो सकता है क्या पता जल्दी जो ब्रोकर्स की एक्सपेक्टेशन है ज्यादा जल्दी पूरी हो जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना, मैं उसको सही में दाद देना चाहूंगा। आप मुकाबला हारे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप हार नहीं मान रहे हैं। ये मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा कि ये जो नए जमाने की कंपनियां, जैसे आपने कहा भी कि नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे ग्राहकों को रिटेन किया जाए, कैसे नए ग्राहक जोड़े जाएं और जो पहले वाले ग्राहक हैं उनसे कैसे कारोबार को बढ़ाया जाए। ये शौर्य के केस में साफ तौर पे नजर आता है। वो कहीं ना कहीं नाइका की जो एक बिजनेस फिलॉसफी है वो आपके अंदर साफ तौर पे नजर आती है। तो इसी के साथ स्टॉक्स मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये जो शो है वो पसंद आया होगा और इन दोनों कंपनियों के बीच जो आज का मुकाबला है उसके जरिए आपको अपनी निवेश की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। तो मिलते हैं स्टॉक्स मुकाबला के अगले एपिसोड में एक और सेक्टर की 2 और मजबूत कंपनियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मरीना। लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, चलते चलते इन दोनों शेयरों ने लिस्टिंग से लेकर अब तक कैसा परफॉर्मेंस किया है, यानी कि अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, वो आपको दिखाते हैं चार्ट के जरिए। एक बार नजर डाल लीजिए।